सो अब हम लोग करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले चैप्टर डिटेल में हो चुका है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। फिर भी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है ना। तो बायनोमियल थ्योरम बेसिकली आइडेंटिटीज, यानी कि अगर दो टर्म के बीच में पावर है उसको ओपन करने के लिए यूज़ होती है। ये थ्योरम से हम बहुत आसानी से किसी भी नंबर ऑफ पावर की आइडेंटिटी जो होती है उसको ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो आई है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इतना तो हम रट लेते हैं, इतना हम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर पावर और आगे बढ़ती जाएगी a प्लस बी की पावर 4, 5, 10, 15, 100, तब हम कितनी आइडेंटिटीज कैसे करेंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो इसके पीछे बायनोमियल थ्योरम का लॉजिक है। तो यानी कि x प्लस वाई, यानी कोई अगर दो टर्म है उसकी पावर होल में समथिंग n है, तो इसको ओपन ऐसे करेंगे NC0 NC0 C कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, NC0 x की पावर n y की पावर 0, फिर लगाएंगे प्लस, फिर NC1 यानी यहाँ पे r जो NCR होता है ना, तो NC0 से स्टार्ट है, R0 से स्टार्ट है, बाद में एक पावर r की बढ़ेगी, अब सॉरी पावर नहीं r का नंबर बढ़ेगा, NC1 हो जाएगा सेकंड वाले में। x में से n वाली पावर एक कम होगी और y में से एक पावर बढ़ जाएगी। मतलब कुल पूरे सफ़र में x की पावर को कम कराते जाना है, y की पावर को बढ़ाते जाना है। मतलब पहले वाले टर्म की पावर कम होती जाएगी, दूसरे वाले टर्म की पावर बढ़ती जाएगी। ये कहानी थी इसकी, है ना। देखो x की पावर n तो y की 0, x की पावर n माइनस 1 कर दिया तो y की 1, x की पावर n माइनस 2 कर दिया तो y की 2। इस तरीके से y को बढ़ाना है, x को कम करना है। और जो कोफिशिएंट होगा इसका फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से NC0, फिर NC1, फिर NC2, इस तरह NC0 1 2 बढ़ता जाएगा। कहाँ तक क्या होता जाएगा, NCn। NCn मतलब जितनी भी पावर है वहाँ जाके NCn स्टॉप होगा, x 0 हो जाएगा, y फुल टू फुल n हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर x माइनस वाई की पावर n आ जाए, x माइनस वाई की पावर n आ जाए तो कुछ घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। यही टर्म लिखने हैं, NC0 xn y0 NC1 x n मर y1, इसी तरह टर्म लिखने हैं, लेकिन पहले में लिखना है प्लस, बाद में माइनस, फिर प्लस, बाद फिर माइनस, ऐसे लिखते हुए जाना है। तो पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे प्लस में, यही सेम ऊपर वाली सेम टर्म को ऐसे ही ओपन करना है, लेकिन पहले वाले टर्म प्लस लगाना है, दूसरे टर्म में माइनस लगाना है, फिर प्लस लगाना है। बाकी कहीं कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ y अगर माइनस में तो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्लस माइनस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे a प्लस बी का होल क्यूब, हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब आंसर ये होता है, ये हमने रटा हुआ है बचपन से। तो ठीक है, हम लोग बाइनोमियल का एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। तो a प्लस बी पावर कितनी है, n कितना है, 3 है। ये देखो इन कंपैरिजन करो, 3 है, यानी NC0 मतलब 3C0, फिर a की पावर x की पावर n मतलब a की पावर डायरेक्ट मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, a की पावर 3, b का 0 रखो इस टाइम, प्लस फिर 3C1, यहाँ 0 है तो 3C1 आगे बढ़ेगा। एक पावर a की 3 थी, यहाँ पे a की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ b की 0 तो b की पावर 1 हो जाएगी। फिर 3C2, नीचे जो 2 लग रहा है b के ऊपर लग रहा है, a की पावर यहाँ पिछले वाले में 2 थी, अब a की पावर और कम होकर 1 हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी। प्लस फिर 3C3 यहाँ a की पावर 1 है तो अब एक और कम होगी, a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 3। देखो n3 था, b3, बस खत्म। इसके आगे और क्या ओपन करेंगे। अब 3C0 हमें पता है 3C0 क्या होता है, 3C0 कॉम्बिनेशन पढ़ा है, 3C परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सर NC0 इज इक्वल टू 1। हाँ देखो NC0 मतलब 1, NC0 या NCn दोनों का आंसर 1 होता है। ठीक है ना, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। NC1 या NCn माइनस 1, जैसे कि 3NC1 है तो 3NC2 भी कर सकते हो, 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू n, मतलब जो n है वही n हो जाएगा NC1 में भी। एग्जाम्पल के तौर पर 5C1 मतलब 5, NC1 मतलब 5 मतलब n, 5C1 मतलब 5, 5C1 हो चाहे 5C4 हो, मतलब Rn और R में एक का फर्क है तो आंसर n होता है, या फिर R1 है तो भी आंसर n होता है। ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, याद रखना NCR को हम NCn माइनस R कर सकते हैं, यानी कि NC3, 3 और 10 में क्या 7 का फर्क है तो 10C3, तो 3 और 10 में 3 और 10 में 7 का फर्क है, तो यहाँ 7 भी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, लिख सकते हैं, ओके। ठीक है, तो बस वही किया हमने।
3C0 मतलब 1, ये सब मल्टीप्लाई ना आपस में, पूरा क्या है सेट मल्टीप्लाई में। 3 0 मतलब 1 इंटू A3, B के पावर 0, किसी पावर 0 मतलब 1, कुल मिला के इसका आंसर A3 आ जाएगा। 3C1 3N1 याद है, NC1 का आंसर क्या होता है बोलो, NC1 का आंसर 3 होता है। देखो 3C1 नीचे 1 आ गया 1, तो आंसर क्या होगा, ऊपर वाला N हो जाएगा। ये देखो NC1 N आया कि नहीं आया, 3C1 तो 3 आएगा। तो इसे शॉर्ट में याद रखो, नहीं तो पूरा पूरा इस फॉर्मूले से भी डाल के कर सकते हैं। ये आई होप आप लोगों ने किया हुआ है चैप्टर। NCR मतलब फैक्टोरियल N अपॉन R का फैक्टोरियल एंड N माइनस R का फैक्टोरियल। ऐसे भी निकालोगे तो क्यों उतना लेंदी करना है, अगर कुछ चीज़ें शॉर्ट में हो रही हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर थे तो 3C1 का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है 3 आ गया। ये दूसरे टर्म की बात हो रही ना, ये देखो ये ग्रीन मैंने दिया इसे, तो ग्रीन ये ओपन हुआ है इसका। ठीक है देखो 3C1 मतलब 3, एक ऐसे कर दो, एक इसका B के पावर 1 मतलब B हो जाएगी, क्यों B को 0 थी, अब B को 1 हो जाएगी। फिर 3C2 क्या हम 3C1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना, क्यों 3 और 2 में कितने का फर्क है, 1 का फर्क है ना। अगर 1 का फर्क है तो आप इसको मतलब 3 - 2 कर सकते हो, अगर एक माइनस करके लिख सकते हो। देखो ये वाली प्रॉपर्टी देखो, N के बराबर भी होता है। तो 3C2 है तो 3 - 2 मतलब 3C1 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों ऐसा किया, 3C1 में लिखना क्यों पसंद किया, क्योंकि 3C1 का आंसर 3 होता है। क्योंकि 3C1 यानी ऊपर 3 है नीचे 1 है, ऊपर कोई भी नंबर नीचे 1 है, उसका आंसर ऊपर वाला नंबर होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया 3। इसीलिए हम 3C2 को हमने क्या बनाया होगा, पहले हमने 3C2 को बनाया 3C1, कैसे बना लिया, 3 - 2 करके कर सकते हो। अगर नीचे नंबर चेंज करना है आर का तो 3 - 2 कर लो, और 3 जो भी है आर कर लो, वही से चेंज हो जाएगा, कर सकते हो इतना। तो 3C2 का आंसर 3 हो गया, फिर A के पावर 1 B के पावर 2 हो गया, तो B का स्क्वायर प्लस 3C3 NC ऊपर नीचे नंबर सेम मतलब 1, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1, A के पावर 0 मतलब 1, B के पावर क्यूब, आ गया आंसर। आया कि नहीं आया, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें एक कहानी और है, अच्छा प्लस माइनस वाला बता दिया मैंने। ठीक है, तो यही A - B का होल क्यूब होता, तो यहाँ पर पहले में प्लस होता, फिर माइनस होता, फिर प्लस होता, फिर माइनस होता। सुन लो, A - B का होल क्यूब होता, पहले वाले प्लस, ये वाले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होता। ठीक है, समझ गए, ये थी कहानी। अब आपको और क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं कि जैसे कि A+B का होल क्यूब 3, तो बताओ इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म बताओ। देखो जब हमने A+B का होल क्यूब ओपन किया, यानी n तुम्हारा 3 था, तो कितने टर्म निकले थे, 1 2 3 4, तो टोटल टर्म कितने आएंगे, 4 टर्म्स आएंगे। कभी भी जितने भी n होते हैं उसका एक ज़्यादा निकलता है, जितने भी n होते हैं उसका एक ज़्यादा निकलता है। इसके अलावा पूछा जाता है ऑड इवन में, अगर पावर ऑड में है इवन में है तो क्या हिसाब से हमारा वो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो n+1/2 n/2+1 इस तरीके से आ सकता है। तो जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो अभी मैं इस फॉर्मूले को एड्रेस कराऊंगा। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द nth टर्म बताओ। क्या बताओ, nth टर्म कितने हैं, कि किसी भी इसमें मतलब nth टर्म कौन सा है, नॉट कितने हैं। जैसे कोई एक सीरीज है, जैसे A+B 3, ठीक ऐसे है, हम बोलेंगे इसमें तीसरा टर्म बताओ। ठीक, अब मैं बताऊं, अब मैं जैसे इसमें पूछ रहा हूँ तीसरा टर्म बताओ क्या, तो तीसरा टर्म क्या आएगा, देखो 1 2 3, इसमें तीसरा टर्म बताओ क्या है। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 ये तीसरा टर्म है, तो ये तीसरा टर्म डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है भाई, इसे आ गया A+B का होल क्यूब 50, मैं बोलूँगा 25th टर्म बताओ क्या है वो। तो 25th टर्म का पूरा 50 तक के ओपन करेंगे क्या, 50 मतलब 51 ओपन करूँगा मैं क्या, फिर मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 25वां टर्म ये आ रहा है, नहीं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो जनरल टर्म हम लगाना पड़ेगा, फाइंड द nth टर्म, तो TR+1, जैसे कि हमें 10वां टर्म पता करना है, तो 10वां मुझे टर्म पता करना है, तो 10वें टर्म में हम ओपन कर लेंगे 9+1 में। टी को कैसे करें, 9+1, जहाँ जहाँ पे R आएगा, अगर 10वां टर्म चाहिए तो R की जगह एक पीछे वाला लिखेंगे, R+1 हमने तोड़ लिया टर्म को, क्योंकि एक टर्म हमेशा ज़्यादा होता है ना, टर्म क्या होता है हमेशा ज़्यादा होता है। देखो अगर मुझे चाहिए इस वाली आइडेंटिटी, मुझे तीसरा टर्म चाहिए, तो तीसरे टर्म में आर बताओ, आर की वैल्यू क्या है, आर की 2 नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना।
जो वाई के ऊपर यानी सेकंड वाला एक्स और वाई दो टर्म होते हैं, वाई के ऊपर जो भी पावर लग रही होती है वो आर होती है। वो क्या होती है? आर होती है, याद रखना। ये देखो एक्स में होती है एन माइनस आर, वाई में होती है आर, याद रखना। ठीक है, अब मुझे देखो ए प्लस बी के 3 में मुझे तीसरा टर्म चाहिए। तीसरा टर्म मतलब ये आया 1 2 3। अब देखो बी को पावर आर है तो आर कितना है? 2 है ना। आर कितना है? 2 है। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म पूछा जाए तो आर प्लस 1 तोड़ लेना। अगर 10वां टर्म पूछा जाए तो 9 प्लस 1 कर लेना, मतलब जहाँ पर भी रहेगा आर वहाँ पर 9 डालेंगे। अगर 10वां टर्म पूछा है, जैसे यहाँ पर तीसरा टर्म पूछा है तो आर मैम ने क्या डाला? ये देखो आर मैम ने क्या डाला? 2 डाला, है ना। 1 2 3 तीसरा टर्म है तो 2 डाला आर में। समझिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जनरल फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल एन सी आर। एक्स के ऊपर एन माइनस आर, वाई के ऊपर आर। 10वां टर्म है तो वाई के ऊपर 9 आएगा। अगर 10वां टर्म पूछा है, 10वां टर्म हम तोड़ लेंगे आर प्लस 1 में, 9 प्लस 1 और 9 प्लस 1, तभी तो 10th टर्म हुआ 9 प्लस 1। तो 10वां टर्म है 9 प्लस 1, यानी जहाँ जहाँ पे इस फॉर्मूले में आर है वहाँ 9 लिखेंगे, वहाँ 9 लिखेंगे। ठीक है ना। ये कहानी होती है। और सर एन क्या लिखेंगे? एन उस आइडेंटिटी में जितने भी मैक्सिमम पावर है, जैसे कि ए प्लस बी का पावर चलो 24, तो एन में क्या लिखेंगे? 24। इस हिसाब से एन कितना हो जाएगा? 24। ठीक है। और आर कितना हो जाएगा? अब जो भी टर्म पूछा जा रहा है उसका एक पीछे, अगर पूछा जा रहा है 10th टर्म तो आर हो जाएगा एक नंबर पीछे, 10 से एक नंबर पीछे, हाँ, तो 9, आर हो जाएगा 9। तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में एन दिख रहा है वहाँ पे 24 लिखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, हाँ। अगर ए प्लस बी की पावर 24 है तो मैं 10वां टर्म पूछा जाए तो 24 लिखेंगे। आर में क्या लिखेंगे? 10वां टर्म है तो आर में एन प्लस मतलब आर प्लस 1 यानी 9 लिखेंगे। 9 प्लस 1 10। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा पूछा जाएगा फाइंड द कॉफिशिएंट। ठीक है ना। तो इसको भी क्या करना है? जनरल टर्म से ही करना है। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी का 24, समझो एक क्वेश्चन है ए प्लस बी की पावर 24, बोलेगा कि 10वें टर्म का कॉफिशिएंट, जैसे इसमें ए प्लस बी पावर क्यूब है, बोले तीसरे टर्म का कॉफिशिएंट बताओ। तीसरा टर्म मतलब 1 2, तीसरे टर्म कॉफिशिएंट मतलब ए और बी के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है होता है कॉफिशिएंट 3। तो 3 क्या हो गया? ए प्लस बी का मतलब तीसरे वाले टर्म का कॉफिशिएंट हो गया। तो ऐसे तो हमने देख के पहचान लिया क्योंकि बहुत छोटा सा था, हमने डायरेक्ट गिना तीसरे टर्म में कॉफिशिएंट निकाल लिया। ए बी को हटाया, जो भी है इन ये 2 टर्म को हटा के बचा कुचा सब कॉफिशिएंट होता है। ठीक है ना। तो हो गया। तो अगर पूछे कि इसी 24 है, बोले 10वें टर्म बताओ कॉफिशिएंट क्या आएगा, तो बस ऐसे लिख देना एन सी आर। देखो है ना, ऊपर होता है नीचे सी में आर होता है। अब क्या पूछा गया है? 10वें टर्म का बताओ कॉफिशिएंट। तो 10वें टर्म में आर क्या लिखोगे? आर 9 लिखोगे, आर 9 लिखोगे। एन एन पूरा का पूरा 24 लिखोगे, जो भी है फॉर्मूले में एन मेन फॉर्मूले में। लेकिन आर अगर 10वां टर्म पूछा गया है तो आर एक कम 9, फिर एक एन माइनस आर 24 माइनस 9। अगर ऐसे बात हो रही है 10वें टर्म में, वाई के ऊपर भी क्या रहेगा? 9 रहेगा, और जो भी एन सी आर की वैल्यू आ जाएगी वो कॉफिशिएंट हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन आते हैं। मिडल टर्म बताने के लिए बोलता है तो मिडल टर्म बताओ। अब उसमें भी ऑड और इवन की कहानी होती है। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है, ठीक है, जैसे ए प्लस बी की पावर 24, ए प्लस बी की पावर 24 में टर्म कितने होंगे? टर्म में कितने होंगे? टर्म होंगे सर 25 टर्म होंगे सर, 24 नहीं। टर्म एक ज़्यादा होता है, मैंने एग्जाम्पल देके बता भी दिया था ए प्लस बी वाले का। ठीक है ना। ये वाले का अगर 3 है मतलब 4 आएंगे टर्म। अगर पावर 3 है, एन 3 है, टर्म 4 आएंगे। इसी तरह यहाँ पर एन 24 है तो टर्म 25 हो जाएगा। यानी अगर ऑड है तो ऑड में निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ऑड में निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा। मिडल टर्म अगर ऑड है 25 है, 25 12 इधर किया, 12 इधर किया, 13वां वाले निकाल लेंगे। तो इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑड सो फाइंड ओनली मिडल टर्म। मतलब मिडल टर्म मतलब जैसे 25 है तो 25 को हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख दें क्या? फॉर्मूला लिख दो। कौन वाला को निकालेंगे हम? बोलो एन अपॉन एन प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे? अगर 24 है, क्या है? 24 है तो हम क्या करेंगे? 24 है, 24 में अगर एन 24 है तो टर्म कितने हो जाएंगे? 25 और टर्म हो जाएंगे। कितने? ऑड। तो यहाँ पे क्या लिखा? 25 एन मतलब 24
+1 20 n है अगर 24 तो नहीं n अपॉन n+2 करना पड़ेगा। देखो अगर टर्म 25 है, टर्म 25 तो a प्लस बी पावर कितनी होगी 24, तभी टर्म 25 हुआ। कुल मिला के बात समझो, a प्लस बी पावर 24 है, तो बोला मिडल टर्म निकालो, मिडल टर्म निकालो टर्म। तो पहले तो बताओ a प्लस बी 24 में टर्म कितने होंगे, हमें n से छोड़ दो यार n, तुम टर्म देखो कितने होंगे, टर्म कितने होंगे 25 होंगे। ऑड है कि इवन, ऑड है, ऑड के लिए फॉर्मूला क्या मारोगे n+2 डिवाइड बाई 2। कैसे देखो n है 24 + 2 26 डिवाइड बाई 2, 13वां टर्म आया कि नहीं आया। अगर टोटल 25th टर्म है तो 12 इधर के 12 इधर के बीच का एक 13वां टर्म मिला कि नहीं मिला, 13th टर्म। तो अगर टर्म ऑड है तो n+2 डिवाइड बाई 2। n का मतलब समझो पोजीशन, n का मतलब होता है जो मेन क्वेश्चन है पावर होती है ना वो n होता है, ये दिलो दिमाग में बैठा हो जाना पहले तो, ठीक है ना। इसी तरह अगर टर्म इवन है, टर्म इवन है, इवन के लिए फॉर्मूला क्या मारेंगे n/2 + 1 n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर होता, समझो कि अगर होता a + b, समझो कि होता क्या निकालना, टर्म निकालना इवन, अगर टर्म इवन है होता चलो 17, अगर a + b 17 होता तो इसमें टर्म कितने होंगे बोलो, टर्म होंगे बोलो कितने होंगे, टर्म कितने होंगे अगर 17, टर्म 18 होंगे कि नहीं 18 होंगे, हाँ या ना बताओ। टर्म कितने हो जाएंगे, 17 है, 17 के एक एक्स्ट्रा निकलेगा 18 निकलेगा, तो टर्म क्या हो गया इवन हो गया। तो ऐसे में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें 2 निकालने पड़ेंगे क्योंकि इवन हो गया ना, 18 हो गया टोटल, 18 में 9th वाला भी निकालना पड़ेगा, ठीक है 2 निकालना पड़ेगा हमें, एक तो 9th वाला और एक 10 वाला निकालना पड़ेगा क्योंकि इवन हो गया ना। इवन में क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखो ये 9 ये ऐसे हटा है, देखो 9 इधर के 9 इधर के 9 18, यानी 9 और 10 बचा, 9 और 10 बचा। तो तुम्हें कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, 9वां भी टर्म निकालना पड़ेगा, 10वां भी टर्म निकाल, दोनों आंसर देने पड़ेंगे तुम्हें, दोनों आंसर। अगर टर्म इवन में आ गए, टर्म इवन में आया, देखो a + b 70 + 18 टर्म है, टर्म क्या आ गया इवन में आ गया। अब इसका मिडल टर्म निकालना है, क्या निकालना है मिडल टर्म, तो मिडल टर्म तो आएगा ही नहीं सर, 18 में आधा आधा बांट देंगे तो बचे कहाँ, बीच में, बीच में बचे कहाँ, तो बीच में जो भी 2 नंबर बचेंगे, तो इसीलिए हमने बोला है आपसे कि 9वां और 10वां निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 9वां और 10वां, तो n/2, अब यहाँ पे देखो कितना है 18 है, 17 है, तो 17 क्या करोगे वो n+1 डिवाइड बाई 2 करके 18 करोगे, 18 डिवाइड बाई 2 तभी 9th आएगा, तो एक ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह निकालना पड़ेगा, इससे क्या आएगा 9th टर्म आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा 10th टर्म निकालना है तुम्हें, 10वां टर्म निकालना है। तो 10वें टर्म में क्या करोगे बताओ, n+2 डिवाइड बाई 2 करोगे, है ना 10वें टर्म के लिए। देखो 17 है, 17 + n+3 करना पड़ेगा, ठीक है 17 + 3 20, 20 डिवाइड बाई 10वां टर्म आ जाएगा, तो n+1 डिवाइड बाई 2 n+3 डिवाइड बाई 2, समझ गए। ये इसका फॉर्मूला निकलेगा जब टर्म तुम्हारे इवन में, n से दिमाग ना लगाना, टर्म से दिमाग लगाना, दिमाग टर्म से लगाओगे। तो अगर टर्म ऑड में तो डायरेक्ट n+2 डिवाइड बाई 2, जो भी आंसर आएगा वाला टर्म निकाल लेना, वही वाला मिडल टर्म हो जाएगा। और अगर टर्म इवन में है उस क्वेश्चन में, जैसे कि a + b 17 में टर्म कितने होंगे 18 इवन में होंगे, तो तुम्हें 2 निकालना पड़ेगा टर्म, कौन से मिडल टर्म 2 निकालना पड़ेगा, एक तो n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2 मतलब 17 + 1 18 टर्म, 9वां टर्म निकालना पड़ेगा। दूसरा n+3 डिवाइड बाई 2, n+3 मतलब 17 + 3 20, 20 डिवाइड बाई 2 10वां, हाँ तो 9वां और 10वां ये दोनों टर्म निकालने पड़ेंगे। आई बात समझ में। तो जब हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडल टर्म आता है, कॉफिशिएंट आता है निकालना, ये सब आता ही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स,
क्वेश्चन दियो नंबर ऑफ टर्म बताओ, तो मैंने क्या कहा था यार, n कितना है यहाँ पे 5 है, एक बढ़ा लो 6 हो जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पे n कितना है, देखो अंदर देख लो 2 टर्म है, 1 2, हाँ ठीक है 5 है 6, फिर यहाँ पर एक 5x एक 1/x3, ठीक है 17 है तो 18 हो जाएगा टर्म। यहाँ पर 1 2 3 बाद में 23, तो 23 का क्या 24 हो जाएगा। क्या दिमाग लगाओ, क्यों यहाँ पे तो सर अंदर 2 टर्म का सेट था तब तो कोई टेंशन नहीं थी, यहाँ पे सर 3 टर्म्स का सेट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 3 टर्म्स का सेट हो गया। तो इसको सर कैसे करें, इसको कैसे हम लोग करें, तो 3 टर्म के यार 2 बनाना पड़ेगा भाई। तो 1 + 6x + 9x², क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है, 9x² + 6x + 1, हाँ सर ये क्वाड्रेटिक लग रहा है, तो क्वाड्रेटिक थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो एक्चुअली में ये आ जाएगा 1 + 3x, 2 ग्रुप बनेंगे, एक 1 + 3x एक और 1 + 3x बनेगा, 2 बन जाएंगे क्वाड्रेटिक बीच में, समझे ना। तो 1 + 3x + 1 + 3x एंड 1 + 3x, यानी दोनों 1 + 3x 1 + 3 2 ग्रुप आ गए, तो उसका ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये इसी का, ये क्वाड्रेटिक का ही आंसर है क्या, 1 + 3x का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने देखो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो 1 + 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। पावर बाहर 23 चल रही, चलाओ तो 23 × 2। अब देखो पावर अंदर बाहर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया सर, भाई ये कहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी यार, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, 23 × 2 ये कहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बीच में कई टर्म है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब पूरा एक सिंगल में पैकेट में हो तब तो आप मल्टीप्लाई करो, इसे यहाँ पर है सिंगल पैकेट में आ गया, पावर 2 आ गया, 20 20 तो 46, 46 का मतलब कितने टर्म हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म 47, एक बढ़ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो कि √3 + √5 की पावर 7 प्लस √3 - √5 की पावर 7। ये स्पेशल केसेस होते हैं, इसमें मालूम है प्रूविंग मत जाओ, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये अगर a + b की पावर n है और प्लस करके a - b की पावर n है, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। क्या, a + b और प्लस करके a - b, ये देखो a + b प्लस फिर वापस a - b, √3 a हुआ, a मिलाओ, √5 हाँ ये सही है, दोनों सेम है, √3 सेम है, यानी एक a हो गया, ये b हो गया। बीच में क्या है, प्लस है और एक प्लस वाला है, अंदर एक माइनस वाला अपने आप में, और n पावर सेम है, पावर क्या है सेम है। ये फॉर्मूला होता है कि अगर 2 ग्रुप दिए हुए हैं, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के बीच में क्या है प्लस है, एक a + b और एक a - b अलग से, अंदर से अलग से, ठीक है। पावर दोनों की सेम है, तो बस जो पावर है उसका एक बढ़ा के लिख दो, खत्म बात, एक बढ़ा के लिख दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। 7 है, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाता है। देखो ये n+1 डिवाइड बाई 2, क्यों n+1, क्या, क्योंकि और था, 7 क्या है और है, 7 क्या है और, लेकिन 7 7 ही होना चाहिए, a और b ही होना चाहिए, मतलब √3 यहाँ पर तो यहाँ भी √3, यहाँ √5 तो √5 यहाँ पर भी, ठीक है सर। इसी तरह अगर, तो ये अगर ऑड है, पावर 7 थी ना, ऑड था, ऑड में हमने क्या कर लिया, इवन बना लो भाई, डिवाइड बाई 2 नहीं कर पाएंगे तो इवन बनाना पड़ेगा। अगर इसी तरह इसका देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 8 इवन है, मतलब पावर इवन है, ठीक है। a 3x हाँ, 7 7 हाँ, a b जैसा ही दिख रहा है, सेम, एक में प्लस एक में माइनस है, यानी इसमें वही रूल लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर इवन है तो इवन क्या कर लो, टेंशन ही नहीं है, इवन है तो टेंशन ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, इवन का डायरेक्ट क्या करोगे, n/2 + 1, यहाँ पर क्या है अगर ऑड है तो n+1 डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या हो रहा है n/2 + 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर इवन है तो भाई इवन, अब इवन को तुम अगर ऐसे कर दोगे 8 + 1 9 9 डिवाइड बाई 2 तो फंस नहीं आएगा मसला, है ना, डेसिमल में पहुंच जाओगे, टर्म कैसे निकालोगे। तो इवन तुम्हारा दिमाग खुद ही कहेगा n/2 4 कर लो, लेकिन एक ज़्यादा दिखाना होता है, हमें एक ज़्यादा दिखाना ही होता है ना, तो n/2 + 1 कर लो, तो यानी कि 8/4 4 5, तो इसमें हो जाएगी 5 टर्म। लेकिन ये सब स्पेशल केसेस हैं, ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो a + b a - b, हाँ बीच में माइनस है, बीच में क्या है माइनस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीच में प्लस प्लस था, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस है, 2 ग्रुप के बीच में। n सेम है, हाँ सेम है, तो यहाँ इन इवन है कि ऑड है, सर ये तो 9 है, ये तो ऑड है, 9 क्या है ऑड है, तो अगर ऑड है सेम कहानी, मतलब कहने कि यहाँ अगर प्लस हो यहाँ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कहानी क्या कर देंगे n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2, ये 9 + 1 10 10 जोड़ 5, फिफ्थ टर्म, तो मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 5 हो जाएंगे टोटल। जब पूरा फैलाओगे खोलोगे 5 टर्म ही निकलेंगे, कितने निकलेंगे 5 टर्म ही निकलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ अगर प्लस हो यहाँ माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पहला प्लस है एक माइनस, ये फ़र्क पड़ता है, इधर प्लस में इधर माइनस में, है ना, ये 2 ग्रुप ये है
अगर ये प्लस में तो ये वाला माइनस में, ये होना ज़रूरी है। इन दो ग्रुप के बीच में माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं। इवन ऑड की कहानी बता दी, अगर ऑड में है तो दिक्कत ही नहीं है, 9 + 1 / 2 यानी 10 एक हो जाएगा। अगर इवन में होता तो पहले डिवाइड बाई 2 करते, बाद में 1 बढ़ाते। एक तो बढ़ाना ही है, एक तो बढ़ाना ही है, लेकिन बाद में बढ़ाते हैं। यहाँ पर वही कहानी है, 100 डिवाइड बाई 2 + 1 51 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के बस ये ध्यान रखना, अगर एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए, ये वाला बीच में चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस माइनस चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस एंड शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस लाइज बिटवीन 197 एंड 198। ठीक है, तो अब इसको तो तुम ऐसे भी कर सकते हो पूरा पूरा बाइनोमियल से कि एक प्लस बी है कि पावर 6 है, यहाँ पे a - b है पावर 6 है, पूरा पूरा बाइनोमियल ओपन करो, देख लो क्या आंसर आ रहा है। लेकिन इस टाइप के जो केस होते हैं, यहाँ पे थोड़ा पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? पावर 6 ओके, यहाँ पे √2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, हाँ, यानी a + b a - b, पावर n है, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ऐसे पैटर्न वाले को फॉर्मूले ओपन करो, पूरा बाइनोमियल लगा के ओपन करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है ये। ठीक है, क्या फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले है ना, फॉर्मूला शीट जो मैंने बनाई है, जो आप भी बनाओगे तो इसको नोट करते जाना, बढ़ाते जाना फॉर्मूला शीट। ठीक है, तो फॉर्मूला है x + a की पावर n प्लस x - a की पावर n इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट। अगर ऐसा पैटर्न में है तो बाहर 2 एक कॉमन बाहर आ जाएगा, इन ब्रैकेट nc0। ठीक है, तो ये तो x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc2 x n की पावर n - r नहीं, हाँ, हम लोग देखो कैसे ओपन कर रहे थे, n माइनस मतलब r n - 1 नॉट r सॉरी 1, n - 1 करके ओपन किया, n - 1, फिर उसके अगले स्टेप में n - 2, फिर n - 3, ऐसे कर रहे थे। x वाले में y वालों के एक एक बढ़ाते जा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। पहला वाला तो जीरो वाले कॉन्सेप्ट पे चलो, nc0 x की पावर n a की पावर 0। ठीक है ना, समझे ना, मतलब x और y वाला अगर टर्म ले रहे हो तो x की पावर n तो y की पावर 0, जैसे हमने किया था, है ना, x की पावर n y की पावर 0। लेकिन ये ठीक है, पहले वाले के लिए ओके, लेकिन दूसरे वाले के लिए एन सी डायरेक्ट बढ़ा दोगे 2, कब? जब ये पैटर्न में हो तो 2 बढ़ा दोगे और पावर x में से n - 2 कर दोगे। और दूसरा वाला एक 0 चल रहा है तो मतलब y 0 चल रहा है तो y के ऊपर 1 नहीं, y के ऊपर 2 डायरेक्ट बढ़ा देंगे। इसी तरह और दो का सेट कम करते जाएंगे, nc4 x n - 4 a की पावर 4, डायरेक्ट ऐसे करते जाएंगे। अब देखो इसी को करना था, देखो तो हमें पता चला कि यार ये तो x + a और x - a वाले पैटर्न में दिख रहा है, और n पावर भी सेम है, तो बस ये लगाएंगे, 2 कॉमन बाहर निकाला ब्रैकेट के अंदर, nc0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में ना 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर a की पावर 0 यानी कि यहाँ 1 की पावर 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। x की पावर n मतलब x मतलब पहला वाला टर्म ना, तो √2 की पावर n मतलब 6 प्लस फिर वापस 6c2, nc0 था मतलब 6c0 था, इसलिए 6c0 की वैल्यू nc0 वैल्यू 1 होती है, इसलिए लिखा नहीं यहाँ पर हमने। तो 6c2 डायरेक्ट 2 में जब मारेंगे, अगर ये पैटर्न में है तो ये मारेंगे तो पावर क्या, nc2 यानी 6c2 हो जाएगा, n यानी √2 के ऊपर पावर 2 डायरेक्ट कम हो जाएगा, यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे डायरेक्ट 4 हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 1 के ऊपर दूसरा टर्म 1 है ना, 1 के ऊपर पावर 2 डायरेक्ट बैठ जाएगी आके। अब यहाँ पे लिखा क्यों नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर 2 मतलब 1 ही होने वाला है, तो फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से ओपन करना है, अगली बार डायरेक्ट 4 में जाओ, 1 के ऊपर 4 ओपन होगा, इस तरीके से डायरेक्ट आपको क्या करना है, ओपन मतलब करना है। लास्ट में 6/6 6c7, यहाँ पे एक और है, क्या है, 6c6 नॉट 7, 6 √2 के ऊपर पावर डायरेक्ट 0, दो कम होती जा रही है ना, 6 4 2 फिर 0, और 1 के ऊपर पावर डायरेक्ट 6, 1 के ऊपर से यहाँ 1 के ऊपर 0 थी, 1 के ऊपर 2, 1 के ऊपर 4, 1 दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 1 का वो वही रहेगा, इसे कहीं नहीं दिखाया है। कुल मिला के 6c, अब 6c6 यानी nCn का आंसर 1 ही होता है, nc0 और nc, भाई देखो nc0 nc1 दोनों का आंसर 1 होता है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया पूरा फॉर्मूले में, डायरेक्ट आंसर निकालते हुए चले गए। ठीक है ना, बस फिर इसको क्या करना है यार, सिंप्लीफाई तो करना है, सिंप्लीफाई करना बताना पड़ेगा क्या, है ना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा 198।
198 आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में पूछा है कि ये जो है दूसरे मतलब इन दोनों में पहला वाला टर्म कह रहा है कि ये 197 और 198 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा पूछा गया है। देखो टोटल आंसर तो 198 आ गया, यानी दोनों मिलकर 198 बना रहे हैं। अब हो सकता हो कि ये या ये कोई भी एक 197 198 के बीच में आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है कौन वाला, √2 + 1 की पावर 6 पूछा गया है कि 197 198 के बीच में आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने निकाला इसका आंसर, किसका, √2 - 1 की पावर 6 का आंसर निकाला। तो √2 - 1 यानी 1.42 होता है √2 की वैल्यू, -1 जो भी है 0.42 की पावर 6। अब 0.42 पावर 6 सोचो, डेसिमल में अगर पावर होती है तो आंसर 1 से ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, अगर 0 पॉइंट मतलब 1 से कम नंबर है। 0.42 है, 1.42 - 1 0.42 की पावर 6 है, ये 1 से कम आंसर है। 1 से कम में पावर जितनी बढ़ाओगे आंसर 1 से और कम होता जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा, 1 से और कम होता जाएगा। तो यानी कि टोटल तो आ रहा है 198, टोटल क्या आ रहा है 198। 198 में सिर्फ इसका ही आंसर बिल्कुल भी 1 से कम है भाई, ये समझो 198 है, सॉरी 198, दोनों 198 है, जिसमें से इसकी वैल्यू कितनी है 1 से भी कम, ठीक है। तब टोटल में से इसकी वैल्यू हटाओगे तो ये तो 190 से 198 बीसी में तलाई किया। अरे भाई बात समझो, देखो यहाँ समझो, √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 198 आ रहा है। यही कहानी थी, हाँ यही कहानी थी, जिसमें से सिर्फ इसका ही आंसर कितना आ रहा है मालूम है, 1 से भी कम, 1 से भी कम, चलो मान लो 0.3, मान लो, हाँ मान लो 1 से भी कम आ रहे हैं। मैंने बता दिया 1 से कम क्यों आ रहा है, पूरा ओपन किया हमने, मैथमेटिकली ओपन किया पूरा कैलकुलेशन करके, अरिथमेटिक वैसे ही, ठीक है। कि √2 का मतलब 1.42, 1 में से माइनस किया 0.42 पावर 6, एक नंबर 1 से, ठीक है, एक नंबर से नंबर अगर छोटा है 0.40 नंबर 1 से छोटा है ना, छोटा है, उसकी पावर तुम पॉजिटिव बढ़ाओगे तो आंसर उसका 1 से कम ही आएगा। जैसे 0.5 की पावर 3, 0.5 की पावर 8, इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 × 0.5, आंसर 1 से कम होता जाएगा। तो ये तो पता चल गया इसका आंसर 1 से कम है, एक मिनट मान लिया 0.3 है, तो इसका हमें नहीं पता, समझो इसका है x प्लस इज इक्वल टू 198। तो 0.3 उधर जाके माइनस करोगे इस वाले का आंसर निकालने के लिए, 198 - 0.3 तो कितना आया 197, 198 और 197 के बीच में आंसर आया कि नहीं आया 197.7। समझाने के लिए मैंने 0.3 लिया है यहाँ पर। आप देखो यानी इसका आंसर ना, तो इसका आंसर 197.7 मतलब 197 198 के बीच में तो हुआ। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही थी, आपको बहुत समझाना पड़ता है, कुछ चीज़ें एकदम मेंटल मैथ ही जैसा ले लिया, मतलब समझ लिया करो। अब नेक्स्ट देखो, ये भी एग्जाम में बहुत आता है कि 10.1 की पावर 5 आंसर निकालो। तो आप बोलो यार ये तो बड़ा इजी है, मेरे पास तो कैलकुलेटर अलाउड है, 10.1 × 10.1 × 10.1 मैं तो फ़ौरन निकाल लूँगी। नहीं, ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, आपको बाइनोमियल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो बाइनोमियल तो बड़ा ईजी है, हमने क्या किया 10.1 को स्प्लिट कर लिया, 10 + 0.1 कर लिया कि पावर 5, ये समझो x हो गया, ये समझो y हो गया। ओपन कर लो पूरा फॉर्मूला मार के, जो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है यही वाला बाइनोमियल वाला है ना। NC0 पावर क्या है 6 है ना, 5 है, यानी 5 C0 फिर x में रखना 10 के ऊपर 5 y में रखना 0.1 ना, 0.1 की पावर 0, इस तरीके से करते हैं ना 6 टर्म ओपन करना, 5 है ना पावर 5 है तो 6 टर्म ओपन होंगे। तो ये तो हमने किया ही हुआ है, ओपन करते हैं ना, फिर बाद में लास्ट में कैलकुलेट करना है ना, लास्ट में कैलकुलेट कर देना। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो मालूम यार, ये तो मालूम ही होना चाहिए ना बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंशन कैसे करना है। ठीक है, अब लास्ट में देखिए प्रूविंग है कुछ कि r इज इक्वल टू 0 और r को बढ़ा कहाँ तक ले जाना है, n तक ले जाना है और सबको सम मारते हुए चलना है। ये सिंबल का मतलब समझो, इस लैंग्वेज का मतलब समझो, क्या लिखा r0, यानी ये फॉर्मूला दिया, r में 0 रखेंगे, n में n रखेंगे r, ठीक है CR, फिर r में 1 रखना है, फिर r में 2 रखना है, फिर r में 6 ऐसे रखना है। ये कहाँ तक जाना है n तक के, तो n तो दिया ही नहीं 5 6 7 8,
तो डॉट डॉट करके आगे लगा देंगे। सबमिशन मतलब इसी फॉर्मूले को प्लस कर करके चलना है। तो देखो आर कहाँ 0 से स्टार्ट करना है, देखो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पैटर्न देखो, ये पैटर्न देखो, 3R मतलब 3 की पावर 0, 0 से स्टार्टअप मारना था, ठीक है। फिर NCR NC 0 प्लस, फिर एक बढ़ाना है R को 3 की पावर 1, ठीक है। R 3R है ना, अब 1 कर लेंगे। NC R 1 ही है ना, R जो R इधर वही R इधर, NC 1, फिर 3 की पावर R को बढ़ाओ 2, NC 2 प्लस डॉट डॉट इस तरह करना है हमें, ठीक है। कुछ नहीं, बाद में क्या करना है यार, ये तो पता है इसका आंसर 1 है, प्लस दिस लिखा। फिर इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, 1 + 3 की पावर n निकल रहा है, तो 1 + 3 की पावर n मतलब 4 की पावर n, मतलब इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक ओवरऑल पावर n में है कि नहीं। देखो भाई पहला टर्म 1 तो 1 और आखिरी टर्म देखो 3 आ रहा है, यही तो होता है। a + b में भी देखो कैसे होता है, अगर a + b का होल क्यूब है तो पहला टर्म देखो a आया और आखिरी में देखो b आया, तो इसका कॉम्प्रेस करो, कैसे करो, a + b का होल क्यूब, ऐसे करते हैं हम लोग। देखो ना इसका एक्सपेंशन ये है तो इसका कॉम्प्रेशन देखो क्या है, a + b का होल क्यूब है, यानी पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म और जो जो भी n पावर है वो पावर मतलब रख दिया पूरी। वैसे इसमें भी किया, पहला टर्म 1 था और आखिरी में देखो 3 था, पावर n थी। समझ गया ना कैसा आया, डॉट 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 करें, यानी पहला टर्म 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, अब पावर ओवरऑल पावर क्या हो गई n, ठीक है ना, पावर क्या हो गई n हो गई, ठीक है ना। बात समझे। यहाँ पे 1 के ऊपर n, अब 1 के ऊपर कुछ भी यार आंसर 1 ही होता है तो n ही मान लो, है ना, कुछ भी मान लो, 1 की पावर n मान लो। तो बात देखिए, तो 1 + 3 की पावर कुल मिला के इसी को हमने कॉम्प्रेस किया तो क्या हो गया, 1 + 3 की पावर n। जिस तरह अगर इसको कॉम्प्रेस करो क्या आएगा, ये इसकी आइडेंटिटी ओपन हुई, यानी कि अगर ऐसे छुपा दो, बोलोगे किसकी आइडेंटिटी है, तो क्या करो, पहला टर्म आखिरी टर्म a + b, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 होल क्यूब, a + b का होल क्यूब का है आंसर ये। समझे कि नहीं समझे, तो इस तरीके से बस प्रूविंग थी, वही करना था मैं। अब बताना व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर टर्म एग्जाम में आने वाला है, आते ही एग्जाम में। तो x-2y एक पूरा पैकेट है कि ऊपर होल में 3 या बाहर भी 3, 3 3 9, 3 3 का 9 हो गया, तो क्या 9 टर्म होंगे, नहीं एक ज़्यादा, नहीं एक ज़्यादा, तो 3 × 3 9, 9 + 1 10, 10 टर्म्स, तो 10 टर्म्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 5a + 7 भी 8, 8 + 1 9 टर्म होंगे। यहाँ पे 6 17 18 टर्म होंगे। यहाँ पे भाई यहाँ कहानी अलग है, तीन टर्म्स आ गए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी ओवरऑल जो भी पावर होगी, बाहर 9 से मल्टीप्लाई करा देना, एक बढ़ा देना, टर्म के लिए एक बढ़ाना पड़ता है। अब देखो ये सर ये तो कुछ अलग स्पेसिफिक पैटर्न लग रहा है, हाँ a + b वाला माइनस है, हाँ ये वाला कौन वाला, जो अभी मैंने बताया है यही वाले, है ना। अगर इवन में है तो क्या करोगे, n/2 + 1 करके कर दोगे। अगर ऑड में है तो n+1 एक ही छत में रहेगा, /2 रहेगा। तो यही कहानी है, इवन में है कि ऑड में है, ये तो इवन में है, तो क्या करो इवन के लिए 18/2 9 + 1 10, 10 टर्म्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें कितने हैं, 10 जो 18 है, 18 को डायरेक्ट /2 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 9 + 1 बढ़ा दो, एक बढ़ा के बताना होता है ना, तो 10 टर्म हो जाएंगे इसके। कब कब कब, जब यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस या प्लस कुछ भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दो पूरे ग्रुप के बीच में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट बताना है हमें, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x15 इन द एक्सपेंशन ऑफ x - x2 की पावर 10, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जब इसको एक्सपेंड करोगे कहीं पर x15 आएगा तो वहाँ पे कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने अगर a + b के होल क्यूब बारे से बताया कि इसको तुम ओपन करो, जब b² आ जाए, b² पूरे एक्सपेंशन में कहीं आए तो उसका कोफिशिएंट बताओ। तो मैंने ओपन किया, हाँ यहाँ b² आ गया, तो b² मतलब ये वाला टर्म आ गया, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ये कहानी है इसकी, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। मैंने a + b होल को ओपन किया, जहाँ पर मुझे b² दिखा, कह रहे b² का कोफिशिएंट बताओ, तो b² दिखा, कोफिशिएंट 3 हो गया। ये कहानी थी इसकी।
तो इन क्वेश्चन को भी हम लोग जनरल टर्म से ही करते हैं, ठीक है। तो जनरल टर्म हमारा क्या है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, यही है ना जनरल, आर प्लस वन, टी आर प्लस वन, ये देखो टी आर प्लस वन। अगर पावर है ना, पावर 24 है तो इसको कैसे ओपन करेंगे, 23 प्लस वन। अगर पावर क्या है, n 24 है तो क्या लिखेंगे, 23 प्लस वन, यानी जहाँ पर भी r आएगा पूरे जर्नी में r की जगह 23 हम लोग को लिखना है, और n की जगह पूरा का पूरा 24 लिखना पड़ेगा। समझिए r का मतलब क्या हो रहा है, ओके। तो n की जगह 24 लिखना है, लेकिन r की जगह क्या लिखेंगे बोलो, अब जो भी तुम्हारा टर्म पूछा गया है, ठीक है। सो तो अब ये x15 कौन से टर्म में है, x15 कौन से टर्म में, ये तो हमें पता नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ, तो बी स्क्वायर को जनरल टर्म में लिखोगे तो आर मतलब क्या होता है, जो बी के ऊपर बैठा हुआ है ना। सेकंड वाले में जो बैठा है वही तो होता है आर, पहले में एन होता है ये देखो, पहले में एन होता है, दूसरे में आर होता है, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता नहीं ना और कि x15 जो है पूरे जर्नी में, पूरे एक्सपेंशन में x15 कौन सा टर्म है, आर क्या नहीं पता हमें। तो यहाँ पे जब टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, अब n तो मालूम है 10 है, n क्या 10 है, ठीक है। तो 10 सी आर एस के पावर 10 माइनस आर। फॉर्मूला आप चाहिए तो एक और मेन फॉर्मूला, हाँ ये है ना मेन फॉर्मूला, एन सी आर एक्स एन माइनस आर वाई की पावर आर, ठीक है ना ये। तो यहां पर वही किया, एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर और वाई के ऊपर पावर आर। तो यहां पे क्या देखो, 10 सी आर, क्यों 10 सी आर, क्योंकि एन क्या दिया था, 10 दिया था। आर हम सर क्यों नहीं लिख रहे, हमें नहीं पता आर क्या है। आर मतलब क्या होता है मालूम है, हमें जो टर्म के बारे में है उसका एक पहले का नंबर वो होता है आर। तो x15 कौन सा टर्म है ये पता ही नहीं हमें, तो उसके एक पीछे वाला नंबर भी हमें नहीं पता चल पाएगा, तो उसके एक पीछे वाला नंबर भी हमें पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। कुल मिला के हमें आर नहीं मालूम है। तो 10 सी आर एक्स 10 माइनस आर इंटू, फिर दूसरा वाला है ना, ये तो x हो गया, ये y वाला, y में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ना, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आर, है कि नहीं भाई। जनरल टर्म यही लिख दे सामने सामने, नहीं समझ रहे हो, देखो टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये जनरल टर्म है। तो वही क्या देखो, 10 सी आर, एन मतलब 10 क्योंकि ओवरऑल पावर 10 दी थी, एक्स एन माइनस आर 10 माइनस आर मल्टीप्लाई वाई के पावर आर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आर। यहाँ माइनस के साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक्सपेंशन ये पूरा नहीं करने कि एक प्लस करे एक माइनस, एक प्लस करे एक माइनस करे, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे बताया था कि अगर ये यहाँ पे माइनस होता, एक्स माइनस वाई होता तो पहला वाला प्लस में रखते, बाद में माइनस में, बीच में प्लस में। अब हमें तो ये मालूम ही नहीं है ना कि टर्म कौन सा है भाई। अगर बीच में माइनस हो तो दूसरा टर्म, चौथा टर्म, छठा टर्म वो माइनस में होता है, जितने भी इवेंट टर्म होते हैं माइनस में होते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं टर्म है कौन सा, x15 कौन से टर्म में आएगा ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो अब यहाँ पे सेपरेट एक माइनस देना पड़ेगा, फिर वैसे कौन सा प्लस कौन सा माइनस नहीं कर पाओगे वैसे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे माइनस एक्स है तो उसकी पूरा वही वैल्यू रखना पड़ेगा, वाई के लिए माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आर। देखो वाई के ऊपर आ, तो वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्ले कर रहा है ना, ठीक है अच्छा सर। अब कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको और सिंप्लीफाई किया हमने, 10 सी आर एक्स 10 माइनस आर। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स 2 और बाहर आर मल्टीप्लाई में तो माइनस एक्स 2 आर, यही है ना, माइनस एक्स 2 आर। तो हमने यहाँ पे क्या किया,
माइनस एक्स स्क्वायर में एक कहानी ये कि -1 अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर अलग कर दिया। कर सकते नहीं कर सकते, -1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब हमने माइनस को अलग ले लिया, समझे, -1 को अलग, क्योंकि -1 को वापस मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा, -x ही हो जाएगा। -1 से x को मल्टीप्लाई करोगे, हमने वही किया। देखो यहाँ पर x को लिया +2r और यहाँ पे समझो -1 है, यहाँ पे क्या समझो -1, तो -1 के ऊपर भी पावर क्या है, r है, ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पे समझ लो 1 है यहाँ पर, तो -1 के पावर r, x2 के ऊपर ही पावर r है, तो x के ऊपर पावर 2r थी तो 2 इंटू आर 2r हो गया, इंटू -1 के ऊपर ही पावर भी r ही थी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, x मेरे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो इससे थोड़ी मुझे आसानी हो गई। क्या आसानी हो गई, बेस बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में प्लस हो जाएंगी, बेस बेस सेम होने पावर आपस में प्लस हो जाए, वही किया मैंने। देखो -1r को एकदम पहले ले लो, साइड में ले लिया, अगला स्टेप है इंटू 10cr x, देखो 10 माइनस आर प्लस 2r, तो -r प्लस 2r तो एक r बचेगा, है ना। दोनों बेस बेस सेम तो पावर ऐड होंगी, पावर दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी, तो 10 माइनस आर प्लस 2r क्या आएगा, 10 प्लस r। हाँ ठीक है, -1 के ऊपर r है ना, आप जाना। यहाँ पे -1 को इसलिए नहीं सॉल्व हो पा रहे क्योंकि r हमें पता नहीं इवन है ऑड है। अगर r ऑड होती तो 1 आंसर आ जाता, पॉजिटिव हो जाता। अगर r इवन होती तो पावर इवन होता, तो अगर पावर ऑड है तो माइनस में आंसर रहेगा, इसलिए हमें ये नहीं पता कि इसका आंसर प्लस में कि माइनस में। चलो, तो कुल मिला के आ गया 10cr, ठीक है, x 10 प्लस r, ये आ गया, ठीक है ना। अब ये जो है x 10 प्लस r, तो यही तो हमें चाहिए x 15, यहीं पर तो कहानी है x 15, तो x 10 प्लस r ही को हमें क्या लेना है 15, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लेना है कि हमारा क्या बन जाए, वो x15 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको x15 ले लेंगे, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि x15 जहाँ पर आए, जहाँ पर x15 आए उसका कॉफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पर कहीं आने के चांसेस है कि नहीं है, x 10 प्लस r, x 10 प्लस r, मतलब यहाँ पे अगर r को 5 ऐसा मानो तो x 15 हो जाए, मतलब r 5 आ गया। ये समझ में आया लॉजिक कि x 10 प्लस r इज इक्वल टू x 15, है ना। हमें 15 ही में जाना है ना, जहाँ हमें जाना है वहीं पे एड्रेस मार दो, तो यानी कि बेस बेस सेम पावर भी इक्वल हो जाएंगी, r 5 आ जाएगा। मैं मेंटल मैथ से 5 लग रहा था कि 10 प्लस r 15, है ना, कि यहाँ पे x हमें 15 चाहिए, यहाँ पे 10 प्लस r में मतलब 10 प्लस 5 होगा, तभी 15। कुल मिला के 10cr जो था वो 10c5 है, ये मैं कहना चाह रहा था। क्यों सर, इसी के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि हमें कॉफिशिएंट चाहिए, मतलब x15 अलग हटाए, बचा क्या, ये सारी चीज़ें बची, ये कॉफिशिएंट हो गया भाई। जैसे हमें यहाँ पर बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए, तो कॉफिशिएंट मतलब क्या, बी स्क्वायर हटा दो, बच्ची कुछ चीज़ें कॉफिशिएंट हो जाती, 3a कॉफिशिएंट हो जाएगा, 3a कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी वही कहानी की हमने कि x15 आ गया, हटा दो बचा कुचा, तो ठीक है, तो -1 इंटू आर, मतलब -1 r तो 5 मालूम पड़ गया, r 5 है, तो -1 के ऊपर 5 और आगे क्या 10 से c5 है, 10c5 को ओपन कर लेना, ठीक है ना। तो -1 का 5 -1 ही होगा, हटा दो, 10c5 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे r का फैक्टर -n-r का फैक्टोरियल, r का 5 तक ओपन करना, काट देना। इसके ये दूसरे तरीके से बस 10c5 वाला नॉर्मल फार्मूला मार देना, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n-r का फैक्टोरियल, तो कुल मिला के माइनस का 252 आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल दिया है तुम्हें, द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, यानी x प्लस वाई की पावर n में सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो है वो 240 है ना। सेकेंड टर्म क्या है, 240 है, और थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म मतलब 2+1 में r+1 लेते हैं ना हम लोग, 2+1, चलो तुम फिलहाल थर्ड ही लिख दो, 720 है। फोर्थ टर्म क्या है, 1080 है, ठीक है, ये है कहानी। अच्छा ठीक है,
अब उसी को जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म वाली x प्लस वाई की पावर n की, है ना, तो इसी को मैंने किस में लिख दिया, जनरल टर्म में लिख दिया। बात हो रही थी सेकेंड टर्म की, मतलब R1। अगर सेकेंड टर्म होता है तो R एक पीछे होता है, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। थर्ड टर्म होता है मतलब R उससे एक पीछे चलता है, बहुत बार बता चुके हैं। देख लो भाई, नहीं यकीन आ रहा, देख लो, देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म है, देखो C के नीचे R होता है, देखो R1 है कि नहीं, क्योंकि R 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। R1 आया, एक पीछे आया कि नहीं आया। अगर थर्ड टर्म है, देखो R3C2, 2R है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो हमने फॉर्मूला मारा NCR x n माइनस आर वाई की पावर R। NCR क्योंकि सेकेंड टर्म की बात थी तो R में 1 लिखा, सेकेंड टर्म की बात है तो R में 1 लिखा, x n माइनस वन, वाई के ऊपर 1, वाई के ऊपर R होता है ना, वाई के ऊपर 1। क्यों 1 लिया, क्योंकि सेकेंड टर्म था, इसलिए R एक पीछे, इज इक्वल टू 240। NCF 1 का आंसर क्या होता है, n होता है, ये बता चुका पहले ही, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। NCF मतलब n, तो n x के ऊपर n माइनस वन, वाई के ऊपर 1 मतलब y हुआ, इज इक्वल टू 240, सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म में क्या करेंगे, NC2, R में 2 लेंगे क्योंकि तीसरे टर्म की बात हो रही है। NC2 x n माइनस टू n माइनस आर वाई की पावर R मतलब वाई की पावर 2 इज इक्वल 720। NC2 को जब तुम कॉम्बिनेशन परमुटेशन से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n इन ब्रैकेट n माइनस वन डिवाइड बाई 1/2 इन टू, बाकी सेम टू सेम, इज इक्वल टू 720। ये हो गया थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब R2, तो जहाँ जहाँ पे R वाला पैटर्न था वहाँ पे 2 डाल दिया हमने, ठीक है। इसी तरह फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो NC3 लेंगे, x n माइनस 3 लेंगे, y की पावर 3 लेंगे, इज इक्वल टू 108। NC3 को सॉल्व करोगे तो n इन ब्रैकेट n माइनस वन, n माइनस टू अपॉन नीचे 1 2 3 डॉट x के ऊपर n माइनस 3, y के ऊपर 3, 108। अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या चल रही है आपस में, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में है ना, मतलब 2 3 अननोन वैल्यूज है इसमें, 3 अननोन वैल्यू है, n भी नहीं मालूम है तुम्हें, ये चेक करो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही सिंप्लीफाई है ना। तो क्या करो मानो, 2 को 1 से डिवाइड करो, इसको रखो न्यूमिनेटर में, इसको रखो डिनोमिनेटर में, डिवाइड करो, n कटेगा, एक्स कटेगा, कुछ एक y कटेगा, यानी काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस होंगी x और x में, है ना। इसको न्यूमिनेटर में रखना, इसको रखना डिनोमिनेटर में। तो सर x को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, x के पावर n माइनस टू है, यहाँ x के पावर n माइनस वन है। जब दो बेस सेम हो, रिलेशन डिवाइड का हो, तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, तो n माइनस टू, एक्स में क्या आएगा n माइनस टू माइनस इन ब्रैकेट n माइनस वन, ठीक है, बेस बेस सेम है तो पावर, ठीक है। बाकी बस यही पावर थे, बाकी y2 ऊपर है, y एक नीचे, तो एक y से एक y कट जाएगा, बच्चे के ऊपर एक ही y, ठीक है। बाकी n वन जो हो रहा है रिड्यूस वो हो जाएंगे, ठीक है। तो करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर ये आ जाएगा जब हम 2 से इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड 1 से डिवाइड करें, इसको न्यूमिनेटर रखो, इसको डिनोमिनेटर रखो। क्यों, क्योंकि यार यहाँ y की पावर ज़्यादा ही है, थोड़ी 2 लग रही है यहाँ y, तो क्यों ज़बरदस्ती माइनस में जाए, तो समझ में आ रहा है कि बड़ा है, तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना, एक इक्वेशन से ही निकल आएगी, फिर एक इक्वेशन इससे निकाल लेना सिंप्लीफाई करके, इसको इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे या डायरेक्ट है ना, ऐसा भी कर सकते हो, पहले से तीसरा भी, तीसरे से पहला भी डिवाइड में ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको न्यूमिनेटर रखो, इसको डिनोमिनेटर रखो, डिवाइड मारो, तो डिवाइड मारोगे तो दूसरे का आंसर ये आ जाएगा। इसमें दिया नहीं है, खैर इसको ही सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो तीसरे का दूसरा डिवाइड कर लो या तीसरे से पहले जैसे जब वैसे डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इक्वेशन दूसरी ये आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, 3/2 को इधर ले लो, y/x उधर x/y हो जाएगा, 3 को इधर ले लेना, y/x उधर जाएगा x/y हो जाएगा, तो वन साइड इक्वल हो जाएगा, तो अदर साइड भी इक्वल हो जाएगा, दो अदर साइड इक्वल हो जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना, समझ गया ना। 3/, इसी को मॉडिफाई करना और एक स्टेप, उधर गया x/y हुआ, इधर आ गया 2/3 आ गया, चलो ठीक है। इसमें भी y/x x/y इधर 3 आ गया, तो एक साइड सेम, ठीक है ना।
एक साइड एक्स बाई वाई, एक्स बाई वन साइड सेम तो अदर साइड भी इक्वल हो जाएगा, वन साइड इक्वल अदर साइड भी इक्वल, तो इक्वल दिखा दिया। यहाँ से सिंप्लीफाई करना, एन की वैल्यू आ जाएगी 5, एन की वैल्यू 5 आ जाए किसी एक इक्वेशन में यार। अब क्या किसी भी एक इक्वेशन में क्या रखना, एन की वैल्यू रखना और क्या निकालना, एक्स और वाई निकालने की कोशिश करना, ठीक है ना, एक्स और वाई निकालने की कोशिश करना। यहाँ पे एन की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर एन की वैल्यू रखोगे तो वापस क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाले फॉर्म में रहेगा आंसर, लेकिन दो इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई में। तो बाद में इसके बाद दो अगर तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक मिल गया ना, एन मिल गया ना, अब बाकी इन दोनों में सिर्फ वाई और एक्स वाई दो चीज़ें नहीं पता है। जब दो चीज़ें नहीं पता होती हैं तो हम कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो भी साइमल्टेनियस वे से इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जब दो वैल्यू नहीं मालूम है तो। बाद में पूछ रहा है कि 2x² माइनस 1/x की पावर 12, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका एक्सपेंशन करना है। ये तुम्हारा समझो a हो गया और माइनस 1/x, देखो बीच में माइनस लगा है तो क्या करो, टर्म ओपन करोगे, पहले वाले टर्म को प्लस देना, दूसरे वाले को माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे देना। 12 है मतलब n तुम्हारा 12 है तो पूरा तुम्हें ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं पूछ रहा है, पूरा का पूरा वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको तुम्हें ओपन इस तरह बाइनोमियल से ओपन करना पड़ेगा इस तरीके से। NC0 मतलब 12C0, x के ऊपर 12, y के ऊपर 0, y मतलब 1/x के ऊपर 0, यानी 1/x के ऊपर 0, बाद में माइनस लगाना, क्यों बीच में माइनस है, तो एक टर्म प्लस में तो एक माइनस में, और सिंप्लीफाई करना और आंसर आएगा, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन करना और कुछ नहीं करना।